हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर ली थी, जिसमें कि फर्स्ट देखा था हमने एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के 3 टाइप्स देखे थे। कोवेलेंट रेडियस, जिसमें कि कोवेलेंट रेडियस जो होती है वो नॉन मेटेलिक एटम्स के लिए देखी जाती है। सेकेंड हमने देखी थी मेटेलिक रेडियस, जो जिसमें मेटेलिक बॉन्ड बनता है या जिसमें मेटल होते हैं, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, मेटेलिक रेडियस। और थर्ड थी वैंडरवाल रेडियस, जो कि स्पेशली हम नोबल गैसेस के लिए निकालते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो रेडियस होती है वो किसकी होती है, वैंडरवाल रेडियस। उससे कम होती है मेटेलिक, और सबसे कम क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस। तो यहां तक हमने स्टडी कर ली थी। अब आज हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टू एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक ट्रेंड को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस है, जिसमें वेरिएशन होता है लेफ्ट टू राइट जाने में या फिर टॉप टू बॉटम जाने में, जो वेरिएशन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये देखेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग टू एटॉमिक रेडियस में सबसे पहला जो आता है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब मैंने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होता है, जिसमें एक से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके लिए हम क्या निकालते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये होता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मान लो ये एक एटम है जिसमें कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इस प्रकार से शेल होते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है या एटॉमिक नंबर जिसका होता है उसके अकॉर्डिंग ये शेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कोई भी एटम है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि ये सोडियम का है, Na सोडियम का एटम है। ठीक है, सोडियम के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में कितने प्रेजेंट है, 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन पहले शेल में कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये 1 और 2। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि थर्ड वाले शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ सोडियम का एटम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। या फिर यूं बोल सकते हैं कि नेट पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है गाइस इतना? तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो इस न्यूक्लियन में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिला के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियन बनाते हैं। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, 0 चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। तो पहले मैं न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन लिख लेती हूँ, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन लिखूंगी। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, द टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन। लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, और जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन पे होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर
charge. The net positive charge experienced by outermost shell electron या फिर इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो नेट पॉजिटिव चार्ज जितना एक्सपीरियंस करता है वही क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एबिलिटी या पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट। क्लियर है? जो एबिलिटी होती है न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, न्यूक्लियस की जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वही क्या कहलाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है गाइस इतना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं और बोर्ड्स के एग्जाम में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको कि मैंने ENC लिखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, समझ गए हो सब लोग कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज होंगे, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो वही पावर क्या कहलाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही इंक्रीज होगा साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। साइज कैसे डिक्रीज होगी, जैसे ही ये मैंने बनाया स्ट्रक्चर, जैसे ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी साइज कम हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। क्लियर है गाइस इतना? तो यहाँ पे ये बात नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा और साइज डिक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम बोलते हैं Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस S, वेयर Z क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होता है, मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हम लिख सकते हैं, माइनस S, या फिर इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, वेयर S क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, S क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यही था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब सेकेंड हमारे पास जो फैक्टर आता है एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने का, वो आता है शील्डिंग इफेक्ट, या फिर उसको बोलते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकेंड है शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, मान लो ये कोई एक एटम है, यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम का एटम लिया है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 12 प्रोटॉन हो गए, 12 प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 प्रोटॉन। अब इसमें नंबर ऑफ शेल कैसे बनेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2
2s2, 2p6 और 3s2, ठीक है, 10 और 2 12 हो गए। यहाँ पे कितने शेल प्रेजेंट है? 3 शेल है, तो हम बना लेंगे फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और थर्ड शेल, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कितने हैं? 2, सेकेंड शेल में कितने हैं? 2 और 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ये और एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना? तो हमने क्या देखा था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में तो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन पावर आ रहा है, जिससे कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे आ रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ। लेकिन यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है उसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या करते हैं? ये कहलाते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाला क्या कहलाता है? आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आने से रोकते हैं। कैसे रोकेंगे? जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और ये इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है उन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है। वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ अट्रैक्ट करेंगे तो ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब कि ये जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्क्रीन की तरह, शील्ड की तरह न्यूक्लियस को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए इसको क्या नाम दिया? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है गाइस? समझ में आ गई बात? क्या है? सीधी सी बात है कि ये जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या करते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उसी एबिलिटी और उसी पावर को हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा था। लेकिन जब ये इसको अट्रैक्ट करते हैं तब बीच में क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं या उसको पास आने की बजाय दूर भेजते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? एक तो इसका साइज भी बड़ा हो जाता है, ये दूर भेजेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, जिससे कि ये इसका साइज कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शेल, इसकी बजाय ये वाला शेल बन जाएगा। तो ये वाला शेल बन गया, मतलब इसका साइज भी क्या हो गया? बड़ा हो गया, एटॉमिक रेडियस भी बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये जो होते हैं एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, एक स्क्रीन की तरह उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है गाइस इतना? अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन, द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज स्क्रीनर। किसकी तरह एक्ट करते हैं? एक स्क्रीनर की तरह। टू रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज, टू रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज ऑन outermost shell, outermost shell. This is called स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इसको और बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है गाइस? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन किसकी तरह एक्ट करते हैं? एक स्क्रीनर की तरह। स्क्रीनर की तरह एक्ट करेंगे तो क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है गाइस इतना? अब हम देखेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी और एफ जो ब्लॉक है, एलिमेंट है उसके, उसमें सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल
p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। इन चारों में सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो होता है s ऑर्बिटल का, फिर होता है p, फिर d और फिर लास्ट में होता है f ऑर्बिटल का। सबसे पुअर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है इसका सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और s ऑर्बिटल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्यों होता है ये डिपेंड करता है इसकी साइज पे। एस ऑर्बिटल की जो साइज होती है वो कैसी होती है, इसका शेप हमने देखा था कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। इसका कैसा शेप होता है, स्फेरिकल। और ये क्या होता है, एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होता है। फिर पी ब्लॉक जो होता है उसका जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डंबल। और जो एफ ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, डिफ्यूज शेप होता है। तो ये क्या करता है, एस ऑर्बिटल वो न्यूक्लियस को चारों तरफ से अच्छे से क्या करता है, स्क्रीन करता है। इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसका फिक्स शेप होता है। हमें पता है इसका स्फेरिकल शेप होता है, तो स्फेरिकल शेप होता है तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से अच्छे से क्या करता है, स्क्रीन करके रखता है, शील्ड करके रखता है, ताकि क्या होता है इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे ही एफ ऑर्बिटल जो होता है उसका सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि एक तो इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, डिफ्यूज शेप होता है, जिससे ये क्या करता है, अच्छे से इसको शील्ड करके नहीं रख सकता है। और ये न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर भी होता है, इसीलिए इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा पुअर होता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे, इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे, शील्डिंग इफेक्ट के ऑर्डर को, कि एस ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और एफ का होता है सबसे पुअर होता है। पी और डी और एफ दोनों का पुअर होता है एज कम्पेयर टू एस और पी। एस पी का अच्छा शील्डिंग इफेक्ट होता है और डी और एफ ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्लियर है गाइस इतना। अब तीसरा जो फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है टॉप टू बॉटम। अगर हम जाते हैं टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे हेलिना की रब से फरियाद, फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं हम, हेलिना की रब से फरियाद, इसको हम देखते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल n इज इक्वल टू 1, इसमें n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वैसे ही फोर्थ पॉइंट जो है वो है जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। वैसे ही हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट में कौन कौन से आ गए, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या रहते हैं, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। सब लोग जानते हैं ये, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो साइज भी इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे। क्लियर है गाइस इतना। अब हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। उससे पहले फटाफट इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। सबसे पहला, इसमें दो ही होते हैं, एक तो टॉप टू बॉटम जाने पे और एक लेफ्ट टू राइट जाने पे। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मैं एलिमेंट्स के नाम लिख लेती हूँ। n इज इक्वल टू 2 का एग्जाम्पल लेते हैं, पीरियड नंबर 2 का, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है।
अब क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, Z, इसका है 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, सेम रहता है, n इज इक्वल टू 2, मतलब शेल तो सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, Z पे, एटॉमिक नंबर पे। मैंने बताया था जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, साइज डिक्रीज होगी, और साइज डिक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगी। ठीक है, देखिए समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। Z इज इक्वल टू 3, जैसे लिथियम की बात करते हैं तो इसका जब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा, इसमें 3 प्रोटॉन है और फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल। ठीक है, इसमें शेल कितने हैं, 2, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 3 है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम होगा, इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम। क्यों, क्योंकि बेरिलियम में कितने प्रोटॉन हो गए, 4 प्रोटॉन हो गए, फिर बोरॉन में कितने हो गए, 5 हो गए। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा एटॉमिक नंबर, वैसे क्या होगा, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ मतलब सीधी सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो उनको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, जिसको कि हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा था, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ मतलब कि ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, और साइज डिक्रीज होने पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही साइज डिक्रीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है और ये जो है वो उसने शेल बनाया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इसका ये शेल है। अब क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास आ जाएगा। यहाँ पे फिर से बना लेती हूँ, ये फर्स्ट शेल, इसका ये शेल है। ठीक है, अब इसका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं 9 प्रोटॉन है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये शेल इसके पास आ जाएगा, थोड़ा और पास आ जाएगा। तो पास आने से क्या होगा, साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साइज कम हो जाएगी तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, मतलब कि एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्लियर है गाइस, रीजन भी पता चल गया। रीजन क्या है, रीजन है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे जिससे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है गाइस इतना। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ के द्वारा और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है किस किस के बीच में, यहाँ पे है एटॉमिक रेडियस और यहाँ पे ले लेते हैं हम एटॉमिक नंबर जिसको कि हम Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है लिथियम का, ये क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा हमको। क्लियर है गाइस, यहाँ पे ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर है गाइस इतना। सेकेंड जो आता है वो है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं, टॉप टू बॉटम है ली ना की रब से फरियाद, टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। ये क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। और मैंने बताया था यहाँ पे सीधा सा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं मतलब साइज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे कि लिथियम का साइज देख लेते हैं, लिथियम का
स्ट्रक्चर देख लेते हैं लिथियम का। इसमें 3 प्रोटॉन है, ये फर्स्ट शेल है और ये क्या है, सेकेंड शेल है। ठीक है, ये फर्स्ट शेल और ये सेकेंड शेल। अब सोडियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। मतलब ये क्या हो रहा है, 11 प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और इसमें कितने शेल है, 3 शेल है। ये क्या हो गई, साइज इंक्रीज होगी। फिर इसकी बात करेंगे, सॉरी ये के ही है ना, पोटेशियम। इसकी बात करेंगे तो इसमें 4 शेल आ जाएंगे, 4 शेल आ जाएंगे मतलब एक और शेल बढ़ जाएगा, एक और शेल बढ़ जाएगा तो साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होगा और साथ ही साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और साइज इंक्रीज होगी तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। भाई ये साइज इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे ये नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से ये आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल भी क्या हो, सॉरी एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है गाइस इतना? तो यही था ट्रेंड्स। हाँ, यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान रखने की है, इन केस ऑफ नोबल गैस, इन केस ऑफ नोबल गैस नोट कर लेना इसको, कि नोबल गैस के केस में क्या होता है, हमेशा उसकी जो रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि वंडरवॉल जो रेडियस होती है वो मैक्सिमम होती है, फिर वो मेटेलिक होती है और फिर कोवेलेंट होती है। तो नोबल गैस की बात तो अलग ही है, वो वंडरवॉल रेडियस में आ गई। तो इन केस ऑफ नोबल गैसेस उसकी जो रेडियस होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है गाइस इतना? तो यही था फैक्टर्स के बाद में पीरियोडिक ट्रेंड्स एटॉमिक रेडियस के। क्लियर है गाइस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयोनिक रेडियस के बारे में देखेंगे और उसके ट्रेंड्स के बारे में देखेंगे। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।